नमस्कार बच्चों, मैं डीएन राठौर स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास जो अपने चल रही थी वो चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों, मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में बता दिया था, फैराडे के नियम्स के बारे में बता दिया था, उनके एक्सपेरिमेंट जो थे उनके बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी, और लास्ट लेंज का नियम भी अपन ने पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम है कुछ इस टाइप्स का। ये राइट हैंड है, राइट हैंड का थंब, ये तर्जनी अंगुली, ये मध्य अंगुली, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये कोई राइट हैंड है, ये है अंगूठा जो किसकी क्या व्यक्त करेगा, ये करेगा चालक की गति को व्यक्त करेगा। ये है तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली अपने हाथ की, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। और ये जो सेंटर फिंगर है यानी कि मध्यमा यानी कि मध्य अंगुली, ये मध्य अंगुली किसको रिप्रेजेंट करती है, ये करेगी डियर स्टूडेंट्स प्रेरित धारा को यानी कि इंड्यूस्ड करंट को। अब बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, यानी कि इस नियम की मैं बात करूं तो इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं। इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी अंगुली, मध्य अंगुली और अंगूठा तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। देखो यहां से ये लंबवत है और ये इसके लंबवत है, यानी कि ये मध्य अंगुली होगी, अंगूठा हो गया, ये मध्य अंगुली होगी, ये तर्जनी अंगुली होगी और ये अंगूठा हो गया। इन तीनों को इस प्रकार फैला कर रखे कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और अंगूठा चालक में गति की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्य अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या ज्ञात की जाती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा नियम हो गया ये हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है समरूप यानी कि एक समान। समरूप या समान लिख सकते हैं इसको। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि टॉपिक ये कह रहा है कि समान चुंबकीय क्षेत्र है, यदि उसमें कोई चालक छड़ गति कर रही है तो उसके कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और प्रेरित धारा है वो कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये कोई चालक छड़ हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये चालक छड़ हो गई जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल। लंबाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल एल। और ये कहां पर रखी हुई है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है और v वेग से यह गति करती है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को मैं इन क्रॉस से दर्शाता हूं। किससे दर्शाता हूं डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस से एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैंने दर्शाया है। तो माना एल लंबाई की कोई चालक छड़ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल एल लंबाई की एक चालक छड़ है जो समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चालक छड़ को इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि v वेग से गति कराया जाए, जैसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हैं, चालक छड़ कुछ इस टाइप से रखी हुई है, इस चालक छड़ को इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करवाया जाता है, तो आप सब जानते होंगे डियर स्टूडेंट्स कि चालक छड़ में क्या उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब ये चालक छड़ इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगी तो इस चालक छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करते हैं, अतः इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसका मान कितना होता है, यानी कि Fm मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल, ये मैंने आपको बता दिया था, वो होता है Q v वेक्टर इंटू बी वेक्टर के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बल कब काम करेगा, जब ये चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझना। अब यदि मैं ऐसे अज्यूम करूं, मैं मानूं यदि इस चुंबकीय क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चुंबकीय क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, तो इस चालक छड़ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण भी एक बल काम करेगा, यानी कि वो कौन सा बल होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा विद्युत बल, जिसका मान कितना होता है Fe यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स Fe वेक्टर बराबर QE वेक्टर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में क्या कर दूं, दोनों को जोड़ के बराबर कर दूं, तो Fm वेक्टर प्लस Fe वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। Fm ये रहा, Fe ये रहा, दोनों का मैं मान रख देता हूं, Q v वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस Q E वेक्टर बराबर किसके, 0 के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, Q को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, v वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस इधर भी Q कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहां से, E वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के। यदि ये Q इस 0 के नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, यहां से अपने पास बचेगा v वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर किसके, 0 के, क्योंकि Q तो क्या हो गया, Q यहाँ पे इस 0 के नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई वेक्टर बराबर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आया, एक तरीके से विद्युत क्षेत्र आया, एक तरीके से विद्युत बल आया। यदि मैं इस विद्युत क्षेत्र के बल का यदि परिमाण लेता हूं, इसके परिमाण की मैं बात करूं ऐसे, तो ये यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, परिमाण में लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका परिमाण हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, जो ई वेक्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर की दिशा के विपरीत होगी। विपरीत क्यों होगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी कि जो ई वेक्टर है इसकी दिशा वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, इसी विद्युत क्षेत्र के कारण क्यू कुलाम के आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं, उन पर क्या काम करेगा, उन पर प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर उत्पन्न होगा। किसके कारण उत्पन्न होगा, इसी विद्युत क्षेत्र के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसका मान किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन या ईटा से, जिसका मान क्या हो जाएगा, एकांक आवेश पर बल या विद्युत क्षेत्र, एकांक आवेश पर बल या विद्युत क्षेत्र इंटू विस्थापन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एप्सिलॉन बराबर यहाँ पर बल का मान क्या है, अपने पास क्या है, अपने पास एकांक आवेश पर, पहले मैं क्या लिख देता हूँ, विद्युत क्षेत्र या बल लिख देता हूँ, जो किसके बराबर है, E इंटू विस्थापन कितना, यानी कि इसकी लंबाई कितनी थी, स्मॉल l, कितनी थी, स्मॉल l। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन ईटा बराबर किसके आ जाएगा, E का मान क्या है, यहाँ से VB, E का मान क्या है, VB, और ये L का L आ जाएगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा, VBL। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो विद्युत क्षेत्र है यानी कि E वेक्टर है, इसी के कारण इस चालक छड़ पर क्या प्रेरित होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा या विभवांतर प्रेरित होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो विद्युत वाहक बल ईटा या एप्सिलॉन है, ये कोई बल नहीं है,
ये बल क्यों नहीं है? क्योंकि इसी एप्सिलॉन के कारण, इसी विद्युत वाहक बल के कारण चालक छड़ में या कोई कुंडली हो, उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? धारा उत्पन्न हो जाती है। मैंने आपको बताया था जब फेराडे का एक्सपेरिमेंट करा था अपन ने कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और धारा किससे उत्पन्न हो रही है? प्रेरित विद्युत वाहक बल से। तो ये बल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक तरीके से विभवांतरी है, क्योंकि विभवांतर के कारण ही किसी भी सर्किट में या किसी भी परिपथ में, किसी भी कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। तो याद रखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल एक तरीके से विभवांतर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक छड़ गति कर रही है तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। ठीक है ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई प्रेरित विद्युत वाहक बल की। किसकी बात हुई? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कितना होता है? VBL के बराबर होता है। अब बात करते हैं प्रेरित धारा की, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रेरित धारा भी लिख रखा है। तो मैं मानूं यदि चालक छड़ का प्रतिरोध, चालक छड़ का प्रतिरोध R है, तो प्रेरित धारा किसमें? चालक छड़ में। प्रेरित धारा क्या बताई थी मैंने? I बराबर एप्सिलॉन अपॉन R, यही बताया था। वैसे तो I बराबर V अपॉन R होता है। जब अपन स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे तो वहां पर ओम का नियम, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, धारा गति की पढ़ेंगे, तो उसमें I बराबर V अपॉन R होता है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो यहाँ पर जो धारा होती है वो प्रेरित होती है। और किसके कारण प्रेरित होती है? इस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित होती है। तो I बराबर एप्सिलॉन अपॉन R, तो I बराबर किसके हो जाएगा? एप्सिलॉन कितना आया था? VBL अपॉन R। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई प्रेरित धारा। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये तो था अपने पास जब कोई भी चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति के कारण आयताकार लूप या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वहां तो कोई चालक छड़ थी जो समान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति कर रही थी। यहाँ पर कोई आयताकार लूप है या कुंडली है जो कहां पर स्थित है? असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा कितनी होगी? तो आप ध्यान दें थोड़ा सा कि ये कुछ इस टाइप से आयताकार लूप है। ये आयताकार लूप हो गया, ये इसकी भुजा हो गई। सेकंड, ये कोई आयताकार लूप हो गया ABCD। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो भुजा AB है वह असमान चुंबकीय क्षेत्र B1 में स्थित है और भुजा CD B2 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यह आयताकार लूप जब इस असमान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति करता है, मैं असमान चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से व्यक्त कर देता हूं। पहले वहां पर जब चालक छड़ थी तो चुंबकीय क्षेत्र को मैंने क्रॉस से व्यक्त किया था। यहाँ पर असमान चुंबकीय क्षेत्र को मैंने किससे व्यक्त कर दिया? डॉट से व्यक्त कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें कि मैंने ये एक पोजीशन और बताई आपको। इस पोजीशन के बारे में मैं अभी डिस्कस करता हूं आपसे। ठीक है, कोई भी आयताकार लूप है ABCD जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, इसकी भुजा AB चुंबकीय क्षेत्र B1 में स्थित है और भुजा CD चुंबकीय क्षेत्र B2 में स्थित है। यह आयताकार लूप इस असमान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत V वेग से गति करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, V वेग से गति करता है। ध्यान देना आप, इसकी भुजा AB है, जो इसकी भुजा AB है उसकी लंबाई है स्मॉल l और भुजा CD की भी लंबाई कितनी है? स्मॉल l।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जब यह आयताकार लूप असमान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करेगा तो इसकी भुजा ए बी क्या होगी, ये भी गति करेगी और भुजा सी डी भी गति करेगी। तो डेल्टा टी टाइम बाद, इसकी भुजा ए बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगी, और भुजा सी डी की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्योंकि यह जब इस दिशा में v वेग से गति करेगा तो इसकी भुजा ए बी द्वारा डेल्टा टी समय में कुछ दूरी तय, इसकी भुजा जो ए बी है वो डेल्टा टी समय में कुछ दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर किसके होती है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो चाल कितनी है यहाँ पर अपने पास, वेग कितना है v है, और समय कितना है डेल्टा टी। यानी कि भुजा ए बी कितनी दूरी तय करके इस पोजीशन पर पहुंचेगी, v डेल्टा टी दूरी तय करके इस पोजीशन में पहुंच जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इसकी भुजा ए बी जो है और भुजा सी डी कुछ क्षेत्रफल को पार करेगी। यानी कि पहले इसकी पोजीशन ये थी और भुजा सी डी की पोजीशन ये थी। जब डेल्टा टी टाइम बाद यह गति करेगी तो कुछ दूरी तय करेगी, तब इस लूप की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। इस लूप की पोजीशन ये वाली हो जाएगी। तो भुजा ए बी मैं यहां पर लिख देता हूं, भुजा ए बी व सी डी के द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल, यानी कि ये कुछ क्षेत्रफल को पार करेगी। भुजा ए बी भी कुछ क्षेत्रफल को पार करेगी और भुजा सी डी भी कुछ क्षेत्रफल को पार करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, मैंने माना कितना क्षेत्रफल पार किया, डेल्टा एक क्षेत्रफल पार किया, और क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, मैं इसको लंबाई इंटू लंबाई भी लिख सकता हूँ, लंबाई इंटू दूरी भी लिख सकता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डेल्टा ए बराबर लंबाई तो क्या है, भुजा ए बी की लंबाई भी कितनी है, स्मॉल एल है, और भुजा सी डी की लंबाई भी क्या है, स्मॉल एल है। और यह कितनी दूरी तय कर रहा है, वी डेल्टा टी के बराबर, वी डेल्टा टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई इंटू दूरी भी हो सकता है, लंबाई इंटू लंबाई हो सकता है, लंबाई इंटू ऊंचाई हो सकता है। ठीक है, तो डेल्टा ए बराबर किसके आ गया, एल वी डेल्टा टी के। वी डेल्टा टी क्या है, दूरी है, और स्मॉल एल क्या है, भुजा ए बी और सी डी की लंबाई है। ठीक है, एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब यह आयताकार लूप इस असमान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करेगा तो बाईं ओर जो भुजा ए बी है, बाईं ओर जो भुजा ए बी है उसकी पोजीशन ये हो जाएगी, और दाईं ओर भुजा जो सी डी है उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा ए बी के यहाँ पर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र, कुछ चुंबकीय क्षेत्र में कमी होगी। यानी कि भुजा आयताकार लूप की भुजा ए बी, आयताकार लूप की जो भुजा ए बी है उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जितना क्षेत्रफल ये पार करेगा उतना ही क्षेत्रफल ये यहाँ पर एंटर करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले इसकी पोजीशन ये थी, बाद में इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी। यानी कि भुजा ए बी के द्वारा जितना क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र B1 में से पार किया गया उतना ही क्षेत्रफल भुजा सी डी के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र B2 में क्या हुआ, प्रवेश हुआ, चुंबकीय क्षेत्र B2 में एंटर हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में कमी हुई तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी कमी होगी, और यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हुई तो यहाँ के चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बाईं ओर चुंबकीय फ्लक्स में कमी, बाईं ओर चुंबकीय फ्लक्स में कमी। चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं अपन, डेल्टा फाइव बी से, डेल्टा फाइव बी से लिख सकते हैं या फाइव बी से लिख सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा यहाँ पर B1 है तो चुंबकीय फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 5B1 हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया, यानी कि डेल्टा है। जब मैंने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया था आपको तो चुंबकीय फ्लक्स का मान किसके बराबर होता है, B डॉट ए के। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर 5B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 डेल्टा ए। तो 5B1 बराबर B1 डेल्टा ए का मान कहाँ है अपने पास, ये रहा, जो किसके बराबर है, LV डेल्टा टी के। किसके बराबर हो गया, LV डेल्टा टी के। इसी प्रकार दाईं ओर चुंबकीय
फ्लक्स में वृद्धि। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाईं ओर तो क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स कम हुआ, क्योंकि यहां से इस भुजा AB ने कुछ क्षेत्रफल को क्या किया, पार किया, और यहाँ पर उतना ही क्षेत्रफल क्या हुआ, एंटर हुआ, उतने ही क्षेत्रफल में प्रवेश हुआ। तो यहाँ भुजा CD यानी कि जो बाईं ओर है वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि किसके बराबर होगी, 5B2। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, B2 डेल्टा A। क्योंकि इस बार B2 की तरफ वृद्धि हो रही है तो मैंने क्या लिखा, चुंबकीय फ्लक्स बराबर B2 इंटू डेल्टा A। तो 5B2 किसके बराबर हो जाएगा, B2 डेल्टा A का मान वापस LV डेल्टा T। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूं, चुंबकीय फ्लक्स में कुल परिवर्तन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, भाई इधर चुंबकीय फ्लक्स में कमी हुई, इधर चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हुई, तो चुंबकीय फ्लक्स में कुल परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा 5B। कितना हुआ ये, 5B2 माइनस 5B1 के। ठीक है ना, यानी कि ज्यादा में से जिधर वृद्धि हुई है उस कम वाले पार्ट को घटा दिया। तो डेल्टा 5B बराबर 5B2 कहाँ है मेरे पास, ये रहा, B2 LV डेल्टा T माइनस 5B1 ये रहा, B1 LV डेल्टा T। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डेल्टा 5B बराबर, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, LV डेल्टा T को कॉमन ले लिया, यहाँ पर LV डेल्टा T है, यहाँ पर भी LV डेल्टा T है, तो कॉमन यहाँ से यदि LV डेल्टा T आ गया तो क्या बचा, B2 माइनस इधर से B1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चुंबकीय फ्लक्स में कुल कितना परिवर्तन हुआ, LV डेल्टा T B2 माइनस B1। अब देखना आप आगे ध्यान से, इसी को मैं एक स्टेप यदि आगे और सोल्व करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा 5B, ये जो डेल्टा T है इसके नीचे ले लूं, ये हो जाएगा डेल्टा T। डेल्टा 5B जहां का जहीं है, इस डेल्टा T को मैंने क्या किया, इसके नीचे ले लिया, और इधर LV B2 माइनस B1, जैसा का जैसा अपन जानते हैं फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या बताया था मैंने, एप्सिलॉन बराबर माइनस डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा T। इस डेल्टा की जगह D भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये दोनों डेल्टा हो गया, डेल हो गया, ये सब स्मॉल क्वांटिटी को शो करते हैं, यानी कि छोटी राशि को शो करते हैं। तो फेराडे का जब नियम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन यानी कि ईटा यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा T के। यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अपने पास डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा T, डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा T किसके बराबर है, LV B2 माइनस B1 के, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, ये लिख दूं LV B2 माइनस B1। तो एप्सिलॉन बराबर ये माइनस का चिन्ह तो जैसा का जैसा, डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा T की जगह मुझे ये लिखना है LV B2 माइनस B1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यदि मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर से माइनस को कॉमन ले लूँ, तो एक माइनस तो पहले बाहर है ही सही, एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, B1 माइनस B2 LV। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहले B2 माइनस B1 LV था, लेकिन माइनस कॉमन लेते हैं, जो पहले माइनस का था B1 वो तो हो गया प्लस का, और जो पहले प्लस का B2 था वो हो गया माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई आयताकार लूप है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो गया, एप्सिलॉन बराबर B1 माइनस B2 LV। अब बात करते हैं अपन प्रेरित धारा की, यदि लूप या कुंडली का प्रतिरोध R है तो प्रेरित धारा
प्रेरित धारा अभी मैंने बताई थी आपको, I बराबर किसके हो जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन R के। तो I बराबर एप्सिलॉन का मान कहाँ है, ये रहा V1 माइनस V2 अपॉन ये R, जहाँ का जहाँ आ जाएगा, ये हो गई प्रेरित धारा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा टॉपिक था। क्या क्या निकालना था हमें, कोई भी आयताकार लूप है या आयताकार कुंडली है, वो यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति कर रही है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ये रहा V1 माइनस B2 LV, और प्रेरित धारा ये रही कितनी, V1 माइनस B2 अपॉन R के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जल्द से जल्द मैं उस समस्या का समाधान करूं, उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा, यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। इसके आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको अपन कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।